में ऐसा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? हाँ, ठंडी धारा और गर्म धारा, ठीक है। अच्छा ये है, और कुछ इसमें है? ये सारी चीजें होंगी ना आपको आगे इसमें। बेसिक ही पढ़ना आप लोगों को, ठीक है। क्या पढ़ना है? बेसिक ही पढ़ना है, ठीक है। ठंडी धारा और गर्म धारा। ठंडी धारा क्या होती है? जैसे कि एक धारा क्या होती है पहले देखना है। धारा में क्या होता है? एक प्रवाह होता है, ठीक है। नदी की तरह क्या होती है? एक निश्चित दिशा में हवा का, जब वो कहते हैं हवाओं के थ्रू या तो फिर वहाँ के घूर्णन के थ्रू, ठीक है, वो क्या करती है? निश्चित दिशा में एक जल का प्रवाह होता है जो समुद्र के ऊपरी तल पर होता है, ठीक है। वो नदी की तरह दिखती है, निश्चित दिशा में निश्चित क्षेत्रफल होता है, ठीक है। जब जो धाराएं जैसे कि ध्रुवों से, ध्रुव समझ रही हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से धारा ऊपर की तरफ आ रही है, वो बह रही है, तो उसमें क्या होगा? वो ठंडी धारा होगी। और वो क्या होगा? वो वहाँ पर ठंडी क्षेत्र है, ध्रुव क्या है? ठंडी क्षेत्र का है, क्षेत्र है, तो वहाँ से जो धाराएं चलेंगी वहाँ पर वो ठंडी होगी, ठीक है। मतलब वो ठंडा होगा, ठंडा पानी जानती है, उस तरह होगा। गर्म धाराएं क्या होती हैं? जो विषुवत रेखी क्षेत्र है, विषुवत रेखी क्षेत्र 0 डिग्री से ऊपर या नीचे चलेंगी, तो उन्हें क्या कहेंगे हम? गर्म धारा। क्योंकि वहाँ पर क्या होती है? वहाँ पर कीड़े सीधी पड़ती हैं और वो गर्म रहता है, ठीक है। ऐसा में क्लियर? हाँ, सार्गासम जो घास होती है उसके नाम पर ही सार्गासो सी। ये किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर में है, और आपके मतलब उसके पश्चिमी और पूरे मतलब मध्य क्षेत्र में है, ठीक है, अटलांटिक महासागर। नहीं, जैसे ये होता है, वो धाराएं जब बहती हैं तो उसके चारों तरफ धाराएं बहती हैं और वो क्षेत्र क्या होता है? शांत हो जाता है, वहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होता है, वो जड़ विहीन घासें होती हैं। क्या होती है? वो एक प्रकार की जड़ रहती है, उसका कनेक्शन नीचे तक नहीं रहता, वो उसी में एक घास होती है सार्गासम, उसी के नाम पर उसका क्या नाम रखा गया है? सार्गासो सी। क्योंकि धाराओं का देखिए, वो जब उस क्षेत्र की धाराएं देखेंगे आप, उस क्षेत्र में क्या धाराएं किनारे किनारे बह रही हैं और एक साइकिल बना रही हैं, बीच का क्षेत्र क्या होगा? वो बच रहा है। जैसे गर्म सिस्टम आगे निकल जाती है, फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा आगे गर्म सिस्टम बढ़ती है, फिर वो उत्तरी प्रवाह होता है, फिर वो रेनेल और उसके धारा प्रवाह के रूप में आगे निकल जाती है नॉर्वेजियन के लिए। और यहाँ पर क्या होता है? वो क्षेत्र शांत हो जाता है थोड़ा सा, और वहाँ एक टाइप की घास पाई जाती है, घास का क्या नाम है? सार्गासम, जिसका मतलब वो जड़ विहीन होती है, उसका कनेक्शन नीचे तक नहीं रहता, वो उसी पर रहती है, उससे बुद्धि हुई रहती है, क्लियर है? उसी को कहते हैं हम सार्गासो, क्लियर है? हाँ जी, समझ में आया? अलीनो पूछ रही थी आप उस दिन, टाइम ना अलीनो के बाद चीजें जो घटना घटती है वो क्या कहलाती है? वो लानीना ही कहलाती है, ठीक है। जैसे जब होता है, जब हमारे पूर्वी प्रशांत महासागर में जब उच्च वायुदाब का क्या होता है? उच्च वायुदाब का निर्माण होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? लानीना के रूप में ही कहते हैं। क्योंकि उसके कारण क्या होता है? हमारे यहाँ पर मानसून मजबूत होता है। जैसे कि हमने कहा था, जब प्रति विषुवत रेखी धारा, विपरीत विषुवत रेखी धारा, प्रशांत महासागर में ये धाराओं के बारे में आपने पढ़ा, उत्तरी विषुवत रेखी धारा और दक्षिण विषुवत रेखी धारा। इन धाराओं के बीच में एक धारा रहती है, तो उसे क्या कहते हैं? विपरीत विषुवत रेखी धारा। इसका डायरेक्शन क्या है? पश्चिम से पूरब की तरफ बहने का, और बाकी धाराओं की क्या है? पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, पूरब से पश्चिम बहती है। जैसे कि ये होता है कि किसी कारणवश 23 सितंबर के लमसम में हमारे विषुवत रेखा पर क्या होता है? सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। सीधी पड़ने की वजह से वहाँ क्या होता है? टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है। ऊपर से और चीज़ें चलती हैं, व्यापारिक कोने चलती हैं, वो व्यापारिक कोने अभिसरण करके सारे जल को इकट्ठा करती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? 23 सितंबर के बाद क्या होता है? सूर्य क्या होता है? दक्षिण की तरफ मूव करता है, दक्षिण तरफ आता है, तो टेम्परेचर किधर बढ़ता है? दक्षिण तरफ बढ़ता है। यहाँ टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा? जो व्यापारी कोण भी उत्तरी गोलार्ध की
0 मतलब 30 से जो 10 तक रहती थी, तो उसका क्या होता है, वो विस्तार होके पीछे की तरफ आ जाती है, दक्षिण गोलार्ध में आती है। जब दक्षिण गोलार्ध में आती है तो उसके बहने की दिशा क्या थी वहाँ पर, उसके बहने की दिशा ऐसे थी ना उत्तरी गोलार्ध में। हाँ जी, जब ये दक्षिण गोलार्ध में आएगी तो बहने की दिशा कैसे हो जाएगी इसकी, ये अपने बाएं तरफ मुड़ेंगी, इधर मुड़ेंगी, तो ये धाराएं क्या होंगी, इधर मुड़ेंगी ना, इधर मुड़ेंगी। जो ये जंग होगा तब यही धारा क्या करेगी, उसको प्रति विश्व रेखी धारा को क्या कहेगी, विस्तार देगी आगे। फिर जब धारा का विस्तार होता है, जैसे विस्तार होगा वैसे क्या होगा, ये इसका विस्तार आकर कहाँ पर, दक्षिणी प्रशांत महासागर में इसका एक बहुत बड़े एरिया में गिरा जाए। जब जैसे सूर्य की किरणें कहाँ पर आएंगी, मतलब मकर रेखा पर, तो वहाँ टेम्परेचर क्या होगा, हाई हो जाएगा। हाई होने की वजह से तो वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर लो हो जाएगा, और वो जो प्रति विषुवतीय रेखा जो धारा थी वो क्या होगा, उसका विस्तार हो जाएगा, वहाँ तक होगा। ठीक है, वहाँ तक होने के बाद फिर मकर रेखा से क्या करेगा, सूर्य क्या करेगा, उत्तर की तरफ चलेगा। ठीक है, तो फिर जब उत्तर की तरफ चलेगा तो वहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, हाई होता जाएगा। तो ये चीज़ें जो होंगी और ये ऊपर रहेगा, क्या कहना है, और ऊपर से हम इस पे साइन आउट किसी पे भी क्लिक कीजिए। ये दिख रहा आपको, ठीक है। देखिए ये जो धारा है, जी देखिए
इक्वेटोरियल करंट, काउंटर करंट दिख रहा है आपको। ये नॉर्थ विषुवतीय रेखीय धारा और साउथ, इन दोनों के बीच में क्या है, ये साउथ का बहने की दिशा क्या है, देखिए ये इधर है, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम है, और ये भी उत्तर वाली उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा भी क्या है, पूरब से पश्चिम है। ये दोनों, फिर इसके दोनों के बीच में देखिए यहाँ पर जब ये व्यापारिक हवाएं चलती हैं तो क्या करती हैं, धीरे धीरे इकट्ठा जल को क्या करती है, इधर से यहाँ पर इकट्ठा करती हैं। इकट्ठा करने के बाद टेम्परेचर हाई होता है यहाँ पर, जिसे यहाँ पर मैं बताया था आपको किस क्या हुआ, मतलब यहाँ पर गर्म होती हैं, सूर्य किरणें तेज मतलब सीधी पड़ती हैं, तो प्रेशर क्या होता है, लो होता है। तो उसके बाद यहाँ पर गर्म होने पर जब ये नीचे की तरफ मकर रेखा की तरफ आती है तो क्या होता है, इसका विस्तार होता है। यही जो धारा है जो विषुवतीय रेखीय धारा विपरीत, ठीक है, तो क्या करती है, विस्तार करके क्या होती है, इधर की तरफ गेरू है, हम वोल्ट के हैं, इधर इसका ये विस्तार हो जाता है, ठीक है। विस्तार होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। लो प्रेशर क्रिएट होने के बाद यहाँ पर वर्षा होती है इसके तट पर, पेरू के तट पर, ठीक है। जब ये मकर रेखा क्या होती है, यहाँ पर सूर्य किरणें तेज चमकने लगती हैं, ठीक है। जब चमकने लगती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये पूरा क्षेत्र क्या होता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद फिर क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है, विषुवतीय रेखा का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर जैसे क्या होता है, ये सूर्य की किरणें मतलब सूर्य क्या होता है, उत्तरायण होता है, उत्तर की तरफ मकर रेखा से, जिसे मकर संक्रांति कहते हैं, क्या कहते हैं, मकर संक्रांति, नहीं मतलब सूर्य का क्या है, उसका उत्तर की तरफ इसका होना शुरू होता है। तो फिर क्या होता है, ये धारा फिर ऐसे उत्तर से दक्षिण थी, फिर इसको इसे इधर इधर बहने लगती है, ठीक है। इधर बहने से मतलब ये आती है 23 मार्च के लक्षण। मार्च के लक्षण क्या होता है, ये यहाँ पे धारा बहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, केल्विन। कौन सी धारा, केल्विन धारा कहते हैं। फिर ये धारा आगे चलकर ये किलिसो धारा मिल जाती है, यहाँ पर किलिसो धारा मिलती है। और कुछ इसका विस्तार होने पर ये यहाँ पर हिंद महासागर में आती है, जो पैसिफिक मतलब इसमें क्या नाम है, सुंडा अमेरिका के पास से आ जाती है। इससे इसका क्षेत्र यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा प्रभाव होता है। जब ये प्रभाव उसका पड़ जाता है ज़्यादा यहाँ पर, तो क्या होता है, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून रहता है वो इधर न मुड़ के क्या होता है, कभी कभी इस क्षेत्र में आ जाता है और डायलेमा में रहता है, किधर मुड़े, ठीक है। तो ये डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे हमारा मानसून क्या होता है, प्रभावित होता है। यहाँ पर सूखे की ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट कर दिया तो ये हमारे यहाँ सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। और मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि एल नीनो आने के बाद क्या होता है, हमारे यहाँ मानसून प्रभावित उतना नहीं होता है। उसका क्या रीज़न होता है, जो यहाँ का क्षेत्र था नमस्कार है, तो यहाँ से क्या होती है, समूहित तरंगें क्या करती हैं, ऊपर उठती हैं। ऊपर से यहाँ तिब्बत का पठार है, वो क्या होता है, वो भी ज़्यादा गर्म होने की वजह से क्या होता है, उसके द्वारा हवाएं उठती हैं। और पूर्वी जेट स्ट्रीम, जो पूर्वी जेट स्ट्रीम हिमालय के ऊपरवाले रीजन में बहता है, तो उसके कारण हवाएं यहाँ उत्पन्न होती हैं, तो उसको एल नीनो के प्रभाव को कभी कभी क्या करता हो, कम कर देता है। तो यही रीज़न है कि मतलब यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब समझ में आया एल नीनो का। इसके विपरीत जो घटना घटती है उसे क्या कहते हैं, ला नीना कहते हैं। जो हमारे मानसून के लिए जो यहाँ पर ठंडी धारा का प्रभाव होता है सेम स्थिति में, उसके लिए हमारे ला नीना के लिए जो हमारे लिए फायदेमंद होती है। क्लियर है, हाँ जी। क्या कहनी फिर से बोलिए आप। हाँ हाँ, देखिए ला नीना के आने की वजह से हमारे भारत के दक्षिण में क्या होता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है हिंद महासागर में। वही ना, हिंद महासागर में क्या होता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है। हाई प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, वो हमारे हिंद महासागर का समान कहाँ चलती है, भारत की ओर चलती हैं, जिससे हमारे भारत में क्या होती है, वर्षा होती है। तो हमेशा एल नीनो के बाद ही क्या होता है, ला नीना की घटना घटती है। चीज़ें क्लियर है यहाँ पर। अब किसी को कन्फ्यूजन है इसमें एल नीनो के बारे में, इफेक्ट में। हाँ जी, क्लाउड बस्ट में मतलब ये होता है कभी कभी जैसे संघनन क्रिया बहुत ज़्यादा हो जाती है उसमें, ठीक है। एक साथ क्या होता है, सारे मतलब संघनन करके वो क्या करते हैं, एक साथ बारिश हो जाते हैं।
जिसे बादल फटना कहते हैं। ये कब होता है? जब तीनों तरफ से क्या होते हैं? पर्वतीय क्षेत्र होता है। ये अक्सर बादल कहाँ फटते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं। वहाँ मतलब मैदानी क्षेत्रों में होता है ऐसा घटना? नहीं होता है। ये कहाँ थे? पर्वतीय क्षेत्र में। जब हवाएं क्या होती हैं? जलवाष्प में युक्त होती हैं, मतलब जलवाष्प से लदी हुई होती हैं। जब वो आगे बढ़ती हैं तो उनके तहत तीनों तरफ से क्या होता है? एक द्वीपनुमा, जिसे हम कहते हैं मासिनराम और चिरापुंजी में ज़्यादा वर्षा होती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वहाँ पर क्या होती है? गारो खासी जयंतियाँ क्या होती? पहाड़ी पाई जाती हैं। ठीक है, क्या होती है? वहाँ पर द्वीपनुमा आकृति होती है। जब मैपिंग किया जाएगा, ठीक है, इंडिया का, तो पहला क्या होता है? गारो, दूसरा खासी, तीसरा जयंतियाँ, फिर पहाड़ियाँ हैं जैसे पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब। ठीक है, क्लियर है? तो ये द्वीपनुमा आकृति जब वो हवाएं जो वाष्प से लदी हुई होती हैं, जो वाष्प युक्त होती हैं, जब उन हवाओं पहाड़ियों के बीच फंस जाती हैं, ठीक है, वो ऊपर उठती हैं, तो उनकी क्या पूरी की पूरी एक साथ संघनन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, वो सैचुरेटेड वाटर होता है, वायु होती है, एयर होता है, जिसमें क्या होता है? अपनी संघनन क्रिया होती है, एक साथ वो जल के रूप में कन्वर्ट होते हैं और पूरी वर्षा होती है, जिन्हें हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। ठीक है, और किसी कुछ आज क्लियर? इसके बाद हम क्या चक्रवात पढ़ चुके थे? प्रति चक्रवात का कितना? एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन क्या होता है? प्रति चक्रवात क्या होता है? हाँ जी बोलिए। नहीं, आप खड़े हो बोली, ताकि आप लोग को ये खड़े कभी मतलब कुछ भी बोलना हो, कुछ मतलब पूछना हो, खड़े होकर पूछेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, आपका अंदर से डर खत्म होगा, चीज़ों में डर पूछना। हाँ, हाई प्रेशर क्रिएट होता है। उसके बाद हवाओं का चलने की दिशा क्या होती है? इसके बाद ये बताना आपको। अंदर से बाहर की तरफ चलती हैं। ठीक है, और उसके बाद बताना आपको ये उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में कैसे चलती हैं? उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, दक्षिण गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। और आगे यही सब चीजें हैं। ठीक है, इन्हीं सबको बताना है आपको। जैसे ये होता है कि ठीक इनके आने से मौसम क्या होता है? साफ होता है, स्वच्छ आकाश रहता है। ठीक है, ठीक है, ये और इनका क्या होता है? मतलब ये हमेशा जैसे कि इनमें भी वातावरण का निर्माण नहीं होता है। वातावरण किस चक्रवात में पाए जाते हैं? शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर गर्म और ठंडी हवाएं आपस में मिलती, वहाँ पर वातावरण का निर्माण होता है। क्लियर है ये सब चीजें? तो प्रति चक्रवात में क्या होता है? ये इसका केंद्र क्या होता है? उच्च वायुदाब का केंद्र होता है। यहाँ पर हवाएं क्या होती है? केंद्र से बाहर की ओर चलती है। और ये क्या होता है? ये जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। इनके आने से मौसम क्या होता है? साफ सुथरा होता है। इनका सूचक जैसे कि चक्रवात आने पर क्या होता है? चंद्रमा और सूर्य के चारों तरफ क्या होता है? हालो यानी प्रभामंडल, आभामंडल का निर्माण होता है। लेकिन इनके आने पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये क्लियर है? तो इसमें मतलब 3-4 लाइन है जो आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसे में चलिए प्रति चक्रवात, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एंटी साइक्लोन। इसके बाद हम लोग जलवायु पढ़ेंगे। प्रति चक्रवात में
हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। प्रति चक्रवात में हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। प्रति चक्रवात में हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, क्योंकि केंद्र पर उच्च वायुदाब और उसकी परिधि पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। उसके केंद्र पर उच्च वायुदाब और बाहर की ओर निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। ये अक्सर उपोष्णकटिबंधी उच्च दाब वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। उच्च दाब वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। उच्च दाब वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। भूमध्य रेखा पर इनका अभाव रहता है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विपरीत प्रति चक्रवातों में मौसम साफ होता है। इनका आकार भी गोलाकार एवं कभी-कभी V आकार का होता है। इनका आकार गोलाकार एवं कभी-कभी V आकार का होता है। आकार की दृष्टि से ये चक्रवातों से अपेक्षाकृत अधिक बड़े होते हैं। इनका मार्ग एवं दिशा निश्चित नहीं होती है। इनमें हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं। इनमें हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं। इनमें हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं। जिससे केंद्र का मौसम साफ होता है। जिससे केंद्र का मौसम साफ होता है और वर्षा की संभावना नहीं होती है। और वर्षा की संभावना नहीं होती है। मौसम साफ होता है और वर्षा की संभावना नहीं होती है। प्रति चक्रवात में भी वाताग्र का
निर्माण नहीं होता है। प्रति चक्रवात में भी वाताग्र का निर्माण नहीं होता है। चक्रवात की भांति प्रति चक्रवातों के आगमन की सूचना, चक्रवात की भांति प्रति चक्रवातों के आगमन की सूचना चंद्रमा या सूर्य के चारों ओर, चंद्रमा या सूर्य के चारों ओर प्रभामंडल नहीं मिलते हैं। प्रभामंडल नहीं मिलते हैं। लेकिन प्रति चक्रवात के आगमन पर आकाश से बादल छटने लगते हैं। आकाश से बादल छटने लगते हैं। जिससे मौसम साफ होने लगता है। और हवा की गति धीमी पड़ जाती है। धीमी हो जाती है, मंद पड़ जाती है। प्रति चक्रवातों को भी निम्न वर्गों में रखा गया है। पहला शीतल प्रति चक्रवात। इनका उद्भव कहाँ होता है? हाँ जी, इनका उद्भव कहाँ होता है? शीतल कोल्ड एंटीसाइक्लोन का। हाँ, कहाँ होगा? देखिए, प्रति चक्रवात मतलब जिनके केंद्र में क्या होगा? उच्च वायु दाब होगा। जिनके केंद्र में क्या होगा? उच्च वायु दाब। और ये कहाँ पर अक्सर होता है? जहाँ पर हाई प्रेशर। उपोष्णकटिबंध में क्या है? हाई प्रेशर। हवाएं क्या हो रही? नीचे उतर रही, ऊपर से नीचे आ रही हैं। ठीक है, इसकी वजह से ये प्रति चक्रवात का निर्माण की क्या दशाएं विकसित हो रही हैं। ये ध्यान रखना। देखिए, इसलिए मैंने प्रेशर बेल्ट को अच्छे से पढ़ाया था आप लोगों को कि हवाएं कहाँ उतर रही हैं, कहाँ ऊपर जा रही हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। उससे क्या होगा, एक तरह से आप देखा, मतलब एक तरह से आपको सामान्य परिचय हो जाएगा पूरी पृथ्वी का कि कहाँ कहाँ पर हवाएं उतर रही हैं, कहाँ कहाँ से हवाएं नीचे से ऊपर जा रही हैं। भूमध्य में क्या होगा? हवाएं उतरेंगी, ऊपर जाएंगी, मतलब कनेक्शन करंट चलेगा, गर्म होंगी, फिर ऊपर उठेंगे। और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर हवाएं क्या करेंगी? नीचे बैठेंगी, क्योंकि क्या होगा? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, और हवाएं क्या करेंगी? अवतरित होंगी। उपध्रुवी निम्न वायुदाब क्षेत्र पर, मैंने प्रेशर बेल्ट पढ़ाया था। कितना प्रेशर बेल्ट है? 7 हैं। ठीक है, कितने हैं? 7 हैं, जिसमें से 4 कौन से हैं? गति के द्वारा। 3 क्या है? ताप के द्वारा। एक दाब के द्वारा, एक ताप के द्वारा। ठीक है, जैसा भी है मोमेंट के हिसाब से। तो ध्यान रखना है, 2 उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब और उत्तरी निम्न वायुदाब, ये दोनों क्या हैं?
गति के कारण है, और टेम्परेचर जो कारण जो है दो हैं, कौन कौन सी, एक ध्रुव के दो हो गए और एक विषुवत रेखा वाला, मतलब तीन, ठीक है, ध्रुव दोनों और विषुवत रेखा। और गति के कारण कौन से हैं, उच्च वायुदाब, उष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब और उपध्रुवी निम्न वायुदाब, दो ऊपर दो नीचे, चार। तो ये प्रेशर बेल्ट है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। इसमें भी मैंने बताया था त्रिकोशिकीय संचरण, वायु वायुमंडलीय संचरण बताया था। कौन कौन से तीन हैं, त्रिकोशिकीय वायु संचरण, ये मतलब ट्राई सर्कुलर एयर मास वाला जो क्या था उसमें, हाँ पूछना नहीं है, बताना है। हेडली है पहला, जो टेम्परेचर के हिसाब से था, दूसरा आपका फेरल जो मोमेंट के हिसाब से था, तीसरा आपका पोलर ध्रुवी। तीन है, कौन कौन से हैं, हेडली कोशिका, फेरल कोशिका और ध्रुवी कोशिका, तीन कोशिकाएं हैं ना, क्लियर है। तो भी ये चीजें कि भूलना नहीं है, सब ये चीजें ओवरऑल में क्या करना है, उसको देख लेना है क्लियर से, मतलब ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए, हाँ ये चीजें हैं। और मैंने टेम्परेचर बताया था, रीजनल टेम्परेचर को कितने डिवाइड किया जाता है, रीजनल हम देखें अगर प्रादेशिक तापमान का वितरण करें तो कितना होगा, कितनी पेटियां हैं इसमें, ठीक, कितनी है, एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, दूसरा शीतोष्ण हो गया, एक शीत हो गया, क्लियर है। ये टेम्परेचर का वितरण है और वो प्रेशर बेल्ट है। ये डिफरेंस इतना पता होना चाहिए आपको, कहाँ कहाँ कौन सा यूज करना, हवाओं का चलना प्रेशर बेल्ट के ऊपर, ठीक है। टेम्परेचर ध्यान रखें, जहाँ टेम्परेचर हाई होगा वहाँ लो प्रेशर होगा, हवाएं हाई टेम्परेचर से लो प्रेशर की तरफ क्या करेंगी, प्रभावित होंगी, ठीक है, क्लियर है आप लोग को। तो ये मतलब पोलर पे क्या होगा, हवाएं क्या करेंगी, ये ध्रुवीय निम्न वायुदाब से क्या होगा, हवाएं उड़ेंगी और वहाँ पर क्या होंगी, वो पोलर पर उतरेंगी नहीं उतरेंगी, तो वहाँ पर एक तो ठंडा है ऊपर से और वो टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, ठीक है। चलिए लिखिए, शीतल पथ चक्रवात में इनकी उत्पत्ति ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है, मुख्यतः आर्कटिक क्षेत्र में, उसकी उत्पत्ति ध्रुवीय क्षेत्रों में, पोलर एरिया में। जहां से ये पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर। अच्छा, पोलर जहां कैसे चलती हैं, ध्रुवीय कौन कैसे चलती हैं, परमानेंट वाली तीन थी, कौन कौन सी, एक व्यापारिक थी, एक पछुआ थी और एक ध्रुवी थी। ध्रुवी वाला कैसे चलता है, ये तो व्यापारिक हो गई, ये आपकी पछुआ हो गई। ध्रुवी कैसे चलेंगी, ये कैसे चलेंगी, ऐसे ना, पूर्व से दक्षिण चलेंगे, ऐसे चलेंगे, कैसे चलेंगे, मान लीजिए ये क्या है, क्लियर। ध्यान रखना आपको, हवाओं के चलने की दिशा, इसलिए हम बार बार मैप बना के क्लियर करते हैं, इसमें करने मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहाँ हाई प्रेशर हो रहा है, कहाँ लो प्रेशर हो रहा है, ये इसके बार इसको हम जब भी आप चक्रवात देखेंगे या मतलब कुछ भी वातावरण देखेंगे, कहीं भी कुछ देखेंगे, हवाएं कहीं भी चल रही हैं, इसको मैप में ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इस मैप को क्या करना है, दिमाग रख लेना, भूलना नहीं है, कि सब कुछ इसी पर डिपेंड करेगा। कोई भी चीज़ अगर मतलब कुछ भी होता है तो इन्हीं के थ्रू होगा, कैसे चल रही है, कहाँ पर अवतरित हो रही है, कहाँ उठ रही हैं, ठीक है, कैसे मूवमेंट हो रहा है। चलिए लिखिए, जहाँ से पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में, जहाँ से पूर्व एवं दक्षिण पूर्व दिशा में, जहाँ से पूर्व एवं दक्षिण पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं,
गहराई कम होती है, इनकी गहराई कम होती है, इनकी ऊंचाई लगभग 3000 मीटर होती है। मीटर के लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई तक होती हैं। ये कनाडा में उत्पन्न, ये कनाडा के उत्तर में, ये कनाडा के उत्तर में उत्पन्न कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावित करती हैं। ये कनाडा में के उत्तर में उत्पन्न होकर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावित करती हैं। अगला गर्म प्रतिचक्रवात। क्या हुआ? गर्म प्रतिचक्रवात। ये शीतल था, ठीक है, शीत था। अगला गर्म। इनकी उत्पत्ति शीतोष्णकटिबंधीय, इनकी उत्पत्ति शीतोष्णकटिबंधीय उच्च जलवायु दाब के क्षेत्र में होता है। शीतोष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब के क्षेत्र में होता है। क्योंकि इस क्षेत्र में हवाओं का अपसरण होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में हवाओं का अपसरण होता है। अपसरण मतलब, हाँ जी, अपसरण मतलब क्या होता है? मतलब एक दूसरे से डाइवर्जेंस, मतलब एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है। क्या हो रहा है? शीतोष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब, वहाँ पर क्या हवाएं का वहाँ अवतरित होती हैं, गिरती हैं। जब गिरेंगी तो क्या होगा कि हवा या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी, यानी बिखराव होगा उसका। इसलिए वहाँ पर क्या होगा, निम्न वायु दाब मतलब उच्च वायु दाब हो रहा है, इधर उधर इसलिए वो जा रही है। बनके की हवा जब ये आए नीचे गिर रही है, तो यहाँ नीचे क्या बन रहा है? प्रतिचक्रवात बन रहा है, क्योंकि यहाँ टकरा के क्या करी, हवा इधर उधर जा रही है और ऊपर क्या बन रहा है? चक्रवात बन रहा है, क्योंकि हवाएं क्या करें चारों ओर से उसके सेंटर पे बनने की आ रही है, ठीक है। ऊपर क्या हो गया आपके? चक्रवात हो गया, नीचे क्या हो गया आपके? प्रतिचक्रवात हो गया, क्योंकि हवाएं नीचे गिरती हैं, यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है और हवाएं इधर क्या हो रही है? बिखर रही है, यानी सेंटर से बाहर की तरफ हवाएं चल रही है। ऊपर क्या हो रहा है? बाहर से अंदर की तरफ चल रही है। ऊपर क्या हो गया? चक्रवात, नीचे क्या हो गया? प्रतिचक्रवात, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान रखना आप लोगों को। क्योंकि इन क्षेत्रों में हवाओं का क्या होता है? अभिसरण होता है, अपसरण होता है। क्या होता है? अपसरण होता है। इनका भी आकार क्या होता है? बड़ा होता है। इनका आकार बड़ा होता है। ये कम क्रियाशील होते हैं, कम प्रभावशील होते हैं। ये प्राय दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, ये प्राय दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, वो पश्चिमी यूरोपीय देशों में अधिक सक्रिय होते हैं। पश्चिमी यूरोपीय देशों में अधिक सक्रिय होते हैं। पश्चिमी
यूरोपीय देशों में अधिक सक्रिय होते हैं। इनमें हवा धीमी और आकाश बादल से मुक्त और स्वच्छ होता है। आकाश बादल मुक्त एवं स्वच्छ होता है। अगला अवरोधी प्रतिचक्रवात। अवरोधी प्रतिचक्रवात ये क्षोभमंडल के ऊपरी भाग में वायु संचार के अवरोध। ये क्षोभमंडल के ऊपरी भाग में वायु संचार के अवरोध के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। इनमें वायु प्रणाली वायुदाब तथा मौसम संबंधी विशेषताएं गर्म प्रतिचक्रवातों के समान होती हैं। ये आकार में छोटी होती हैं। इनका प्रभाव उत्तरी पश्चिमी यूरोप, अटलांटिक महासागर और मध्य उत्तरी प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में होता है। मध्य उत्तरी प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में होता है। ठीक है, ये साइक्लोन और क्या था, एंटी साइक्लोन का। चीजें क्लियर हैं? अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा बार बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद चीज़ों को पूछना, तो नहीं आएगा फिर हम बता देंगे। क्लियर है? क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग पढ़ के नहीं आ रहे हैं, क्या कहीं आ रही है, क्योंकि हमें लग रहा है कि ज़्यादा बर्डन मिल रहा है आप लोगों को। हाँ जी, पढ़ने में ज़्यादा मिल रहा है आप लोगों को। ठीक है, जलवायु और मौसम में क्या डिफरेंस है? जलवायु और मौसम, हाँ जी, वेदर और क्लाइमेट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? जो भी बोलिए खड़े हुए, ताकि आपको सब पहचाने, आपको देखें और आपकी मतलब बोलने की हिम्मत भी बढ़े। ठीक है, सबको मैं कहता हूँ, जो बैठे रहते हैं हमको नहीं लगता कोई लड़का खड़ा होकर बोलेगी, लड़के तो बहुत कम बोलते हैं। ठीक है,
लड़कों की मतलब संख्या कम भी है और बोलने की लग रहा आज़ादी भी कम मिली है। हाँ जी, ठीक है। चलिए बोलिए क्या मौसम और जलवायु में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या अंतर है? मौसम जो है ये साल कई बार बदलते हैं और ठीक है। जलवायु जो है कई साल के मतलब कई वर्षों के बाद होती है। ठीक है, और कोई? हाँ ठीक है, और कोई बताए? देखिए हिम्मत जुटाइए बोलने की। हाँ जी, आप बताइए, कुछ पता है हमको? जो भी पता बोल दीजिए। गर्मी सर्दी और बसंत कई हाँ। ऋतु होते हैं, जैसे आपने बताया कि जब गर्मी देखो तो सुबह देखो तो सीधी सीधी किरणें पड़ती हैं तो गर्मी हो जाती है, तो फिर इधर दक्षिणी में ठंड पड़ेगी और उत्तरी में गर्मी मौसम रहेगा। ठीक है, चलिए। हाँ, और कोई? हाँ बताइए। हाँ मैंने बताया कि मौसम का परिवर्तन जो दिन या महीने में होता है, उसकी जलवायु का परिवर्तन वर्षों के कुछ साल में होता है। ठीक है, चलिए आप भी सही हैं। हाँ जी, आकांक्षा आप बताओ। मौसम वाला मतलब जैसे वेदर होता है मतलब शॉर्ट टाइम में होता है और क्लाइमेट लॉन्ग टाइम होता है और ये मतलब कुछ सालों में मतलब बदलता है। हाँ ठीक है, ठीक है। आप लोग समझ गए क्या मौसम क्या होता है आपका? ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यानी लघु क्षेत्रों के लिए होता है, लघु समय के लिए होता है। जो भी वायुमंडलीय दशाएं जो होती हैं, जैसे तापमान हुआ, वर्षा हो गया, ठीक है, आपका जैसे पवन हो गया, ये मतलब थोड़े समय के लिए उनका एक समय होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, वो अपना परिवर्तन आ जाता है। वो क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। जलवायु क्या होता है? एक लॉन्ग समय, लंबे समय के लिए होता है और एक बड़े विस्तृत क्षेत्र में इनका निर्माण होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। क्लियर है? हाँ जी, नहीं है तो थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग। किसी स्थान की जलवायु मौसम, किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं, किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं जैसे तापमान, वायुमंडलीय दशाएं जैसे तापमान, वर्षा, जैसे तापमान, वर्षा, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, आदि के सम्मिलित रूप को मौसम कहते हैं। ये किससे, कौन सी भाषा से निकला है? मौसम कौन सी भाषा का है? ये अरबी के, हाँ जी, मौसम से निकला है। क्लियर है? ये अरबी के किससे निकला है? मौसम शब्द से इसका निर्माण हुआ है। देखिए जलवायु में लिखिए, जब किसी स्थान पर दीर्घकालीन जब किसी स्थान पर दीर्घकालीन मौसम संबंधी दशाओं का औसत, मौसम संबंधी दशाओं का औसत जलवायु कहलाता है।
ठीक है। मौसम, वायुमंडल, मौसम, एक लाइन छोड़ दीजिएगा नीचे छोड़ के, मौसम, वायुमंडल की, मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था का बोध कराता है। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था का बोध कराता है, बोध कराता है, जो स्थान तथा समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। जो स्थान तथा समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। जबकि जलवायु दीर्घकालिक अवस्था का बोध कराता है। जबकि जलवायु दीर्घकालिक अवस्था का बोध कराता है। और इसमें परिवर्तन सूक्ष्म एवं धीरे धीरे होता है। और इसमें परिवर्तन सूक्ष्म एवं धीरे धीरे होता है। इसमें परिवर्तन सूक्ष्म और धीरे धीरे होता है। जलवायु वर्गीकरण के लिए दो पद्धतियां प्रसिद्ध हैं। जलवायु वर्गीकरण के लिए दो पद्धतियां प्रसिद्ध हैं। वर्गीकरण के लिए दो पद्धतियां प्रसिद्ध हैं। पद्धति एक, पहला व्लादिमीर कोपेन, व्लादिमीर कोपेन, व्लादिमीर कोपेन। कोपेन। दूसरा आपका थानवेट, थानवेट। थानवेट। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में एक बार पूछा गया था, इसलिए लिखा है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में, जलवायु वर्गीकरण में, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में तापमान, वर्षा, तापमान, वर्षा और प्रदेश विशेष की वनस्पति, प्रदेश विशेष की वनस्पति या स्थान विशेष की वनस्पति, इन तीन चीजों का रखा था इन्होंने। तापमान रखा था, वर्षा रखा था और क्या रखा था, उस क्षेत्र की वनस्पति। ठीक है। थानवेट अपने जलवायु वर्गीकरण में, थानवेट अपने जलवायु वर्गीकरण में तापी दक्षता, हाँ जी, वनस्पति, इसके बाद ये रखा था, इसका वर्गीकरण कई चीजों को उसमें रखा था। ठीक है। थानवेट की जलवायु वर्गीकरण में
तापी दक्षता, दूसरा वर्षण प्रभाविता, तापी दक्षता, वर्षण प्रभाविता, और वर्षा का मौसमी वितरण। वर्षा का मौसमी वितरण, ठीक है। देखो पूछा था वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण किसने किया था? जलवायु का वर्गीकरण वनस्पति के आधार पर किसने किया था? तो कौन किए थे वो? कोपेन ने किया था। एक बार ऐसा पूछा गया था इसलिए मैंने इसको लिखवा दिया, कार्नवेट और कोपेन, ये मतलब दोनों लोग हैं जिन्होंने किया था इसके हिसाब से, और इनका ही वर्गीकरण इस तरह का माना जाता है बेहतर, ठीक है। जब इंडिया ज्योग्राफी कोई पढ़ाएगा, ठीक है, तो आपको वहाँ पर क्या मिलेगा वो सब बताएंगे कैसे कैसे भारत को डिवाइड किया गया है कोपेन के अनुसार। कोई एएस है, ठीक है, जैसे आपका ये मतलब के गढ़वाल क्षेत्र को एमडब्ल्यू कर दिया गया, एएस किया गया, एम किया गया, गंगा वाली मैदानी क्षेत्र को सीडब्ल्यूजी कर दिया गया, राजस्थान वाले क्षेत्र को VSHW या WS कर दिया गया, ठीक है। तो आपको उस तरह बताएंगे चीज़ों को डिवाइड करके ऐसे करके कहाँ कहाँ पर कौन सा मैदानी क्षेत्र है और DF कहाँ पर है, कहाँ EG पर है, तो वो कोपेन ने किया है, भारत के अच्छे तरीके किया है। तो वो चीज़ें कोई पढ़ाएगा तो उसको बताएगा, ठीक है। क्लियर है? तापमान के अनुसार जो भी चेंजिंग आते हैं उसमें वो तापी दक्षता में ही रखा जाता है, ठीक है। और वर्षा प्रभाविता, वर्षा के कहाँ वर्षा उसको प्रभावित कर रही है, कितनी वर्षा ज़्यादा हो रही है, कितनी कम हो रही है, वो वर्षा प्रभाविता मानता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये हो गया वर्षा का मौसमी वितरण, जैसे होता है ना ठंड में कम हो गया वर्षा, हाँ, और गर्मी में ज़्यादा हो रहा है, और उत्तरी पूर्वी मानसून से कितना हो रहा है, ठीक है, और दक्षिण पश्चिमी मानसून से कितना हो रहा है। लौटती हुई मानसून को ही क्या कहते हैं हम लोग? कभी कभी आता है तो लौटती हुई मानसून आता है कभी कभी, और कभी उत्तरी पूर्वी मानसून आता है, कभी दक्षिण पश्चिमी मानसून। नाम सुना है आप लोग इतनी सारी मानसून में? तो क्लियर है कि नहीं ये सब? बताइए आप मुंडी हिला रहे हैं। तीनों मुझे समझाइए, दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून और लौटती मानसून। हमने कहा खड़े होकर, ताकि आप सबको जाए, आप तो सब देखें, आप सबको देखें। हिमालय से टकरा कर वापस आता है, ठीक है। मैंने बोला आपको पहला क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दूसरा है उत्तरी पूर्वी मानसून, तीसरा है आपका लौटती मानसून। तीन है यहाँ पर, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून और आपका, ठीक है। तो आप एक बार फिर जाइए, आप लोगों के लिए एक टास्क है, ठीक है। इसको आपको फिर से देखिए एक बार, आज समझे, ये आपको करके लाना है, ठीक। तीन शब्दावलियां हैं, तीनों को डिफरेंस बताना है। कुछ करिए आप लोग, थोड़ा सा एफर्ट लगाइए। तो ये कार्नवेट और कोपेन दो लोगों का बढ़िया माना जाता है, इन दोनों को ही हम लोग पढ़ा जाएंगे, ठीक है। इसमें कार्नवेट साहब हैं, सबसे बढ़िया किनका है? कोपेन का। कोपेन को ज़्यादातर हम लोग रखते हैं, इन्होंने ही किया था। कैंडोल, एक कैंडोल क्या थे? वनस्पति शास्त्र थे कैंडोल साहब, इन्होंने ही 5 चीज़ों बांटा था। इसमें 5 बांटा था, जिसमें एकिस्टोथर्म है और आपका मेसोथर्म है, ठीक है, और आपका जीरोथर्म है, ठीक है। ये 5 चीज़ें थी इनके पास, उसी का इन्होंने आधार बनाकर आपका किया इन्होंने, जो भी हमारे क्षेत्र का है इन्होंने उसका किया, ठीक है। अलग अलग जलवायु क्षेत्र में डिवाइड किया, इनका कोपेन का ही हो गया, ठीक है। इसके बाद जो भी क्षेत्र हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, जिसमें विश्वोत्तरेखी क्षेत्र पढ़ते हैं, ठीक है, उसको हम लोग 12 में डिवाइड करते हैं। विश्वोत्तरेखी हो गया, भूमध्य सागरीय हो गया, ब्रिटिश तुल्य हो गया, फिर चीन तुल्य हो गया, ठीक है, फिर मानसूनी प्रदेश हो गया, फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं टुंड्रा प्रदेश, फिर टाइगर तुल्य प्रदेश। ये टोटल कितने हैं?
12 हैं, तो उनका ही मतलब कोपेन और थानवेट के बाद का ये 12 है, ठीक है। जिसने कोपेन ने 5 को आधार मानकर किया था, एक्स्टो, मीसो और जीरो, ठीक है, चीज़ों के लेकर सबने किया था, तो उसको मिलाकर ही जो बाद में बनाया गया वो हम लोग 12 है, जिसमें पढ़ेंगे तो उसका एक शब्दावली भी होता है। जैसे विश्वतरेखी को क्या कहते हैं हम लोग, इस शब्द से इंडिकेट करते हैं विश्वतरेखा को, ठीक है, एम से, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को सीएस से, ठीक है। तो ये चीजें अलग अलग हैं। तो चलिए कोपेन के अनुसार लिखिए, कोपेन कोपेन ने कैंडोर, कोपेन ने कैंडोर, कैंडोर के वनस्पतिक मंडलों के आधार पर, कैंडोर के वनस्पतिक मंडलों के आधार पर जलवायु के 5 भागों में बांटा है, जलवायु को 5 भागों में बांटा है। इसमें कैंडोर के 5 मंडल हैं, कैंडोर के 5 मंडल, मेगाथर्मल, मेगाथर्मल, थर्मल, मेसोथर्मल, मेगाथर्मल, मेसोथर्मल, एक्स्ट्रोथर्मल, हाँ एक्स्ट्रो, एक्स्ट्रोथर्मल, मेगाथर्मल, मेसोथर्मल, एक्स्ट्रोथर्मल, माइक्रोथर्मल, माइक्रोथर्मल और जेरोफाइट। ये 5 जो कैंडोर साहब के वनस्पतिक आधार थे, इन्हीं को लेकर उन्होंने अब जलवायु वर्गीकरण किया था कोपेन ने, ठीक है। असल में जीरोफाइट जो वो रेगिस्तान वाले फार्म जो होते हैं, नागफनी फनी, ये सब किसमें आते हैं, जीरोफाइट में ही आते हैं, ठीक है। किसी ने वनस्पति शास्त्र पढ़ा होगा तब वो लोग उनको पता होगा, ठीक है। ये जो भी वनस्पति जीरोफाइट में वो वनस्पति आती है जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में क्या होते हैं, उगते हैं। फर्न हो गया, ये सब चीज़ें, नागफनी हो गया, कटीले झाड़ियाँ, सब उसके क्षेत्र में आती है, ठीक है। क्लियर है। इसके आधार पर उन्होंने 5 किया। ये किनके थे, ये कैंडोर साहब के थे। इनके आधार पर कोपेन ने 5 किया है, ठीक है। जिनमें आपको उन्होंने उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को कहा है, फिर भूमध्यरेखीय क्षेत्र को कहा है, फिर उन्होंने कहा कि समशीतोष्ण जलवायु के बारे में कहा है, ठीक है। उनके बारे में भी हम लोग एक करके देख लेते हैं। और इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि मतलब भूमध्यरेखीय क्षेत्र में क्या पूछेगा, भूमध्यरेखीय क्षेत्र में आपसे पूछेगा इस क्षेत्र में कौन से पेड़ पाए जाते हैं। जैसे पूछे महोगनी, क्या पूछा आपने, महोगनी किस जलवायु क्षेत्र का पेड़ है। जैसे पूछ लिया आपको आपका मतलब रसीलेदार फल, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये किस जलवायु क्षेत्र के फल हैं, ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र के। जितने भी रस वाले फल पाए जाते हैं वो सब कहाँ पाए जाते हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र कहाँ पाई जाती है, भूमध्य सागर के चारों तरफ। उसके बाद आपका कहाँ पाई जाती है,
कैलिफोर्निया में, ठीक है, बीच में, फिर चिली के बीच में, फिर आपके साउथ अफ्रीका साइड में थोड़ा सा, ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलिया में पीछे, मतलब इसे डिवाइड किया गया उनका। तो अभी एक एक करके हम लोग देखेंगे, उसको डिवाइड करके उससे चलेंगे, ठीक है। एक बार ऐसा करिएगा आप लोग, गोपेश साहब को, ठीक है, एक बार देखिएगा, उसमें चीजें जो समझ में नहीं आएंगी देखिए। पहला उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, गोपेश साहब के अनुसार उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कौन कौन से एरिया आते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इसमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इसमें सभी महीनों में औसत तापमान, इस क्षेत्र में सभी महीनों में औसत तापमान, इस क्षेत्र में सभी महीनों में औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। इस क्षेत्र में सभी महीनों में औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। दूसरा, शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु, औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। दूसरा, शुष्क जलवायु। यहाँ वर्षा या वर्षण की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता है। इस क्षेत्र में वर्षण, शुष्क जलवायु क्षेत्र। दूसरे में शुष्क जलवायु क्षेत्र में वर्षण की तुलना में वाष्पीकरण क्या होता है? अधिक होता है। वर्षण की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता है। समशीतोष्ण आर्द्र प्रदेश। तीसरा, समशीतोष्ण आर्द्र प्रदेश। इस क्षेत्र में सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान, इस क्षेत्र में सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक और 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक और 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। अगला, शीतार्द्र जलवायु। शीत और आर्द्र जलवायु। शीत और आर्द्र जलवायु। वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीने का तापमान, वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीने का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। ध्रुवीय जलवायु। अगला, ध्रुवीय जलवायु। इसमें सभी महीनों का औसत तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। कितने से? 10 10 10।
उष्णकटिबंधीय जलवायु है, मैंने बताया। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? विषुवत-रेखीय जलवायु आ जाएगी, मानसूनी भी आ जाएगी। मानसूनी कहाँ पाई जाती है? विषुवत रेखा के उसी साइड में पाई जाती है, इसी में विषुवत-रेखीय जलवायु आ जाएगी, उष्णकटिबंध में, और मानसूनी आ जाएगी। क्लियर है? मैप में देखिए वहाँ पर जो भूमध्य रेखा जा रही है, देखिए मानसून कहाँ पर मानसूनी जलवायु है, उसके अगल बगल देखिए। और तीसरा सवाना, ये तीन इसमें आ जाएंगे। कौन कौन? विषुवत-रेखीय, मानसूनी और सवाना। सवाना कहाँ पाई जाती है? भूमध्य मतलब अफ्रीका महाद्वीप के कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप के जो भूमध्यरेखीय वाली क्षेत्रीय में, ठीक है, उसके अगल बगल वो सवाना पाई जाती है। ठीक है, उसके नाम पर सवाना तुल्य जलवायु। ये क्या की एक बड़ी बड़ी घास होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। घास के मैदान पूरे विश्व में दो टाइप के हैं, एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। जो भूमध्य रेखा के अगल बगल पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, और जो गर्म और मकर रेखा घास के अगल बगल पाए जाते हैं वो क्या कहते हैं? शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, जिनमें आपको प्रेरीज है, स्टेपी है, ये क्या है? ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और जो आपके वो है क्या बोलते हैं कि भूमध्य रेखा के अगल बगल जो पाए जाते हैं, उसमें सवाना हो गया, कंपोज, लानोज, ये क्या है? ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ये भूमध्य रेखा क्या है? हाँ जी, पंपास शीतोष्णकटिबंध में आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पर वो पाई जा रही है, लगभग देखा जाए वो मकर रेखा के लमसम पाई जा रही है, वो पंपास वाले में आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, लानोज, कंपोज, सवाना और पार्कलैंड क्या है? लानोज, कंपोज, सवाना और पार्कलैंड, ये उष्णकटिबंधीय, कहीं नोट कर लीजिए बोल दिया तो, ये उष्णकटिबंधीय घास के क्या है? मैदान। ठीक है, लानोज, कंपोज, सवाना और पार्कलैंड, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। इसके बाद आपके आता है शीतोष्ण में क्या होंगे? प्रेरीज, स्टेपीज, पंपास। ठीक है, ये सब आपके किस में आएंगे? ये शीतोष्णकटिबंधीय वाले में आएंगे। क्लियर है? समझ में आया? तो ये याद होना चाहिए, समझने वाली चीज नहीं है। हमने बताया जो गर्म मकर रेखा पे है वो शीतोष्ण में आ जाएंगे उस एरिया में, और जो भूमध्य रेखा पर वो उस वाले में आ जाएंगे। क्लियर है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु मैंने बताया तीन, कौन कौन से? विषुवत-रेखीय जलवायु, मानसूनी और सवाना। फिर इन्होंने बताया शुष्क में, शुष्क जलवायु में आपकी मरुस्थलीय जलवायु आ जाएगी, उसके बाद आपका स्टेपी आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी किस में आ जाएगी? ये मरुस्थलीय में आ जाएगी। उसके बाद फिर आपका आता है समशीतोष्ण वाले में, तो इसमें भूमध्यसागरीय जलवायु आएगी, जिसमें हमें रसदार फल पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका चीनी प्रकार की जलवायु, ठीक है, चीनी तुल्य जलवायु और पश्चिमी यूरोपीय जलवायु, तीन जलवायु इसमें आ जाएंगी, इसमें समशीतोष्ण वाले में। ठीक है, इसके बाद आपके शीत और आर्द्र वाले में टैगा है, शीत आर्द्र कौन सा है? टैगा, और आपका शीत पूर्वी समुद्री जलवायु आएगी। उसके बाद महाद्वीपीय इसी में आ जाएगी। ठीक है, ये क्लियर है? इसमें टुंड्रा आ जाएगा, उसमें ध्रुवीय वाले में, इसमें जहाँ पर आपके लाइकेन घासें पाई जाती हैं। ठीक है, वो कभी खत्म होती है, फिर कभी ऐसे फल पाए जाते हैं। ठीक है, वो टुंड्रा में क्या होगी? पूरा विहीन रहेगा, कहीं का दुक्का आपको ऐसे मिलेंगे। इसलिए हम जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो उसमें डिफरेंस पता जाएगा। ठीक है, जैसे पहले टाइगा आएगा, फिर टुंड्रा आएगा। टुंड्रा सबसे ऊपर रहेगा, ध्रुवीय क्षेत्रों में मिलेगा आपको। क्लियर है? तो इस हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो पहला लिखिए विषुवत-रेखीय जलवायु। विषुवत-रेखीय जलवायु इस जलवायु प्रदेश को AF से प्रदर्शित किया जाता है। AF से प्रदर्शित किया जाता है, एक कैपिटल और एक स्मॉल।
ये जलवायु प्रदेश 0 से 10 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों में यानी गोलार्धों में, ये जलवायु प्रदेश उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में 0 से 10 डिग्री अक्षांशों में विस्तृत है। ये जलवायु प्रदेश 0 से 10 डिग्री अक्षांशों तक उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में विस्तृत है। ये जलवायु प्रदेश 0 से 10 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में विस्तृत है। यहाँ पर वर्ष भर उच्च तापमान एवं उच्च वर्षा पाई जाती है। उच्च तापमान एवं उच्च वर्षा पाई जाती है। यहाँ पर औसत वार्षिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस, औसत वार्षिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ वर्षा संवहनी प्रकार की होती है। यहाँ पर वर्षा संवहनी प्रकार की होती है। जो दोपहर के बाद गरज के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। गरज के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। यहाँ पर तापांतर कम पाया जाता है। यहाँ पर तापांतर कम पाया जाता है। तापांतर मतलब, हाँ जी, कोई भी जो होता है तापांतर क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर हम पूछेंगे दैनिक तापांतर, एक दिन का सबसे हाई टेम्परेचर और उसी दिन का सबसे लो टेम्परेचर, तो डिफरेंस करेंगे, अंतर करेंगे, तो जितना आएगा वही अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर देखते हैं आप लोग, जब हम लोग समुद्री तटीय क्षेत्रों में जो मुंबई है और भी चीज़ें हैं जो मालगांव शहर है, तो वहाँ पर देखिए ठंडी गर्मी का ज़्यादा डिफरेंस वहाँ पर नहीं मिलता आपको। ज़्यादा ठंडी में ज़्यादा वहाँ पर क्योंकि सागरीय क्षेत्र है, सागरीय क्षेत्रों के वजह से जल क्या होता है, जल अधिक गर्म कब होता है, अधिक देर में अधिक गर्म होगा और ठंडा भी उसको होने में अधिक टाइम लगेगा। उसको गर्म करने में भी क्या होता है, अधिक टाइम लगता है और ठंडा होने में उसको अधिक टाइम लगता है। इसलिए उसमें तापांतर लगभग 2 डिग्री या 3 डिग्री का ऐसे पाया जाता है सागरों में। आपको बताया था महासागरीय क्षेत्रों में तापमान क्या होता है, 2 या 3 डिग्री के इतना ही पाया जाता है। इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन, इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन, यहाँ तापांतर कम पाया जाता है। अमेजन बेसिन मैप में देखते रहिएगा, मैप लगा है आपके साइड में, जो भूमध्य रेखा कहाँ से गुजर रही है देखिएगा उसको। दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन, अफ्रीका के कांगो बेसिन, अफ्रीका के कांगो बेसिन, गिनी तट, गिनी तट, गिनी तट, पूर्वी द्वीप समूह, पूर्वी द्वीप समूह, एवं फिलीपींस में पाई जाती है। फिलीपींस,
इस जलवायु में सघन वितान और अधिक जैव विविधता क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में महोगनी, ये पूछा जाता है, इन मतलब पेड़ों के नाम पूछा जाता है कभी कभी। इस पेड़ किस क्षेत्र में पाया जाता है? इस क्षेत्र में महोगनी, इसलिए अंडरलाइन भी कर दीजिएगा। महोगनी, रबर, एगोनी पेड़ों का नाम है सब। एगोनी, कटापार्चा, आदि इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। और भी पेड़ों के नाम है, एक बार देख लीजिएगा आपको, ठीक है? क्योंकि पूछा जाता है पेड़ का नाम, पूछ दिया कोई पेड़ का ये क्षेत्र में रबर डाल दिया, उसे किस क्षेत्र में जलवायु प्रदूषण पाई जाती है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछना होगा। तो इनको ध्यान रखना है आपको, पेड़ों के नाम को भी, ठीक है? और रीजन भी देखिए, यहाँ पर अत्यधिक सघनता के कारण, इस क्षेत्र में अत्यधिक सघनता के कारण ये वन आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। सघनता के कारण वन, इनका मतलब क्या होगा, इतनी सघन है कि इनका भी उपयोग करना क्या होगा, मुश्किल हो गया है, ठीक है? महत्वपूर्ण नहीं है। सघनता के कारण आर्थिक रूप से क्या है, महत्वपूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इतना ज़्यादा सघन है, जैसे क्या होता है, अमेजन के जंगलों में अभी तक क्या होता है, उतनी ज़्यादा सुविधा उनको पहुँच नहीं हो पा रही है, ठीक है? इसलिए दिक्कत आ रही है वहाँ भी चीज़ों को लेकर। असल में अगर उसमें चीज़ों को सही से चीज़ों को देखा जाए, परखा जाए, तो वहाँ पर बहुत सारे कीमती चीज़ें भी हैं और मिनरल्स भी हैं जिसका उपयोग भविष्य में कर सकते हैं, लेकिन अभी भी क्या हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? क्या होता है, साधन, संसाधन क्या होता है, ज्योग्राफी में एक कहावत है, संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनाए जाते हैं, ठीक है? जैसे लकड़ी का उपयोग पहले ज़माने में हम लोग नहीं कर पाते थे, लेकिन आज के ज़माने में क्या कर रहे हैं, उसका कागज़ भी बना रहे हैं, फर्नीचर भी बना रहे हैं, सब कुछ होते हैं। इसलिए कोटेशन याद रखिएगा, संसाधन होते नहीं है, उन्हें बनाया जाता है, ठीक है? चलिए अगला, मानसूनी प्रदेश। मानसूनी प्रदेश इन्हें एम, कैपिटल ए स्मॉल ए, इन्हें एम से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल ए स्मॉल ए। इनका विस्तार भूमध्य रेखा से, इनका विस्तार भूमध्य रेखा के 10 डिग्री से 30 डिग्री, इनका विस्तार भूमध्य रेखा के 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य इनका विस्तार भूमध्य रेखा के 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। पाया जाता है, ये व्यापारिक वनों के क्षेत्र में आते हैं।
ये व्यापारिक कोणों के क्षेत्र में आते हैं। व्यापारिक कोणें कहाँ तक बहती हैं? 30 से 35 डिग्री की। 30 से 35 बहेंगी तो फिर कैसे होगा? 40 से 45 तक। व्यापारिक कोणें कैसे बहती हैं? 30 से 45 हमेशा याद रखिएगा आप एक बार, ठीक है? क्या ये 0 डिग्री है और ये क्या है आपका 23, 30, ठीक है? जो 23 मानते हैं, क्या मानते हैं? 1 डिग्री है। फिर आपका ये क्या है? 1 डिग्री है, ठीक है? लेकिन हवाओं का क्या है? विस्तार ऐसे चलेंगे वहाँ तो 23 या 30, ठीक है? जो भी है, यहाँ से क्या करेंगी? चलेंगी इधर की तरफ, विषुवत रेखा की तरफ। इसका विस्तार क्या है? ये हमने क्या पढ़ा? 10 से 30 तक है। मानसूनी प्रदेश का क्षेत्र विस्तार कितना है आपका? मान लीजिए 10 हो गया, 10 से और ये क्या हो गया? 20 हो गया। फिर क्या हुआ? ये व्यापारिक कोणों के क्षेत्र में है नहीं है। अब जो 35 से 29 करेंगे आप लोग, तो वो एक मतलब क्या उच्च वायुदाब का क्षेत्र आएगा, वहाँ पर हवाएं क्या करेंगी? अवतरित होंगी ना। तो आप बताएं, आपको क्या हुआ? कोई पूछे व्यापारिक कोणें कैसे चलती है, कहाँ चलती है, तो क्या कहेंगे आप लोग? लगभग 23 या 30 डिग्री से 0 डिग्री या 10 डिग्री तक चलती है। भूमध्य रेखा क्या करना? मकर रेखा या कर्क रेखा से वो क्या चलती है? विषुवत रेखा की तरफ। नहीं समझ में आ रहा कुछ, तब क्या करना आपको? कर्क या मकर रेखा से विषुवत रेखा की तरफ चलती है। इतना समझ आता है? इसके ऊपर पछुआ कोण चलती है। पछुआ कोण क्या करना? कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कह लीजिए मकर रेखा और कर्क रेखा के ऊपर से उधर की तरफ 66 डिग्री की तरफ चलती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? पछुआ कोण। इनके चलने की दिशा क्या होती है? हाँ जी, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में बताइए इनके चलने की दिशा क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में पछुआ कोणों की। हमने क्या बोला आपको? हमेशा इसे कर लिया करिए। ये क्या हो गया आपका? ये उत्तरी गोलार्ध है, किस डायरेक्शन में आ गया? यानी दक्षिण पश्चिम से ये रहा आपका, ऐसी है ना ये उत्तर पूर्व की ओर। कैसा रहा? यही रहा ना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो ये देखिए, ये हमेशा हमने कहा कि 2 चीजें क्लियर होनी चाहिए हमेशा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या? प्रेशर बेल्ट को लेकर और हवाओं के चलने को लेकर। हमारे 3 परमानेंट हवाएं चलती हैं, व्यापारिक कोण, पछुआ कोण और ध्रुवीय कोण। उनकी चलने की दिशा और कितना प्रेशर बेल्ट है और कहाँ चलती है, कैसे चलती है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये जो हमारा मानसूनी क्षेत्र है वो किसमें आ रहा है? व्यापारिक कोण के क्षेत्र में आ रहा है, ठीक है? जिनका विस्तार 10 से 30 डिग्री हो रहा है। इनका विस्तार 10 से 30 डिग्री के बीच है। तो यहाँ पर व्यापारिक कोणें चलती हैं। तो व्यापारिक कोणों के क्षेत्र में मानसूनी जलवायु हमारे आ रही है, ठीक है? और इसकी वजह से क्या? व्यापारिक कोणों की वजह से क्या होता है? मानसूनी में चेंजिंग आता रहता है। इसलिए इनकी पेटियाँ क्या होती हैं? क्योंकि ऊपर नीचे सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की वजह से क्या होता है? ये ऊपर की तरफ इनका खिसकाव होता जाता है, फिर दक्षिण की तरफ सूर्य जाता है तो इनका खिसकाव नीचे की तरफ आता है। इसलिए इनकी जो पेटियाँ हैं ऊपर नीचे होती रहती हैं, ठीक है? क्लियर है? क्योंकि सूर्य के ही कारण निम्न वायुदाब का क्षेत्र का निर्माण होता है। सूर्य कहाँ जाएगा वहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र निर्माण होगा, जहाँ से जाएगा वहाँ पर क्या होगा? उच्च वायुदाब का निर्माण होगा, ठीक है? तो चलिए क्या निकाले मैं लास्ट में? ठीक है, इनमें ऋतु के अनुसार उत्तर एवं दक्षिण की ओर खिसकाव होता रहता है। इनमें ऋतु के अनुसार उत्तर एवं दक्षिण की ओर खिसकाव होता रहता है।
प्रदेश में ग्रीष्म शीत, इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म शीत प्रदेश में शीत और वर्षा ऋतु दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक चला जाता है। यहाँ पर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक चला जाता है। और जाड़े में 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला आता है। और जाड़े में 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला आता है। नीचे चला आता है। और यहाँ पर तापांतर लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास पाया जाता है। यहाँ पर तापांतर लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास पाया जाता है। 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास पाया जाता है। और वर्षा 40 से 200 सेंटीमीटर और वर्षा 40 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है। वर्षा की मात्रा में विभिन्नता के कारण यहाँ वनस्पतियाँ भी विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। विभिन्नता के कारण यहाँ पर वनस्पतियाँ भी विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। दो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में महोगनी, जो पहले दिखाया था मैंने, वहाँ पर क्या होता है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती थी। ठीक है। तो वो जो वनस्पतियाँ हैं उसके भी यहाँ पर क्या होंगी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही है, इसलिए यहाँ पर महोगनी रबर ताड़, बांस आदि पाए जाते हैं। ताड़, बांस आदि पाए जाते हैं। और 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पतझड़ वन या पतझड़ वृक्ष, 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा क्षेत्रों में पतझड़ वृक्ष, जैसे साल, सागौन, आम, साल, सागौन, आम आदि पाए जाते हैं। पतझड़ वाले में साल, सागौन, आम आदि पाए जाते हैं। इनका विस्तार भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनका विस्तार भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार,
थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम, अफ्रीका का पूर्वी तटीय भाग, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम, अफ्रीका का पूर्वी तटीय भाग, अफ्रीका का पूर्वी तटीय भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग, और पूर्वी द्वीप समूह आदि क्षेत्रों में पाई जाती है, आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, तो आपका ये इसमें और जलवायु प्रदेश है, उसको एक बार आप लोग देखिएगा जरूर जाकर। ठीक है, 12 है टोटल, लगभग 15 तक देखिएगा। ठीक है, और विथ मैप के साथ, जैसे उसमें बताया जा रहा है क्षेत्र वाइज विस्तार किया जा रहा है। ठीक है, उसको मैप में देखना है, आपको बुक में देखना है। ठीक है, उसके साथ उस मैप पे देखकर कि कहाँ कहाँ ये जलवायु पाई जाती है। जैसे आपका ये हो गया, जैसे मैंने बताया मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु जो हमारे भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये दक्षिणी पूर्वी एशिया ये सब में क्या पाई जा रही है, मानसूनी जलवायु पाई जा रही है। ठीक, उसके बाद अफ्रीका का तटीय वाला क्षेत्र, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का मध्यवर्ती और तटीय वाला क्षेत्र। ठीक है, इस सब में तो ध्यान रखना है आपको ये सब चीज़ों को, जहाँ भी। और पेड़ जरूर देखना है, पेड़ अक्सर पूछा जाता है कि एक पेड़ का नाम दे दिया, पूछेगा ये किस जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। तो अक्सर पेड़ों को ध्यान में रखना है आपको और उनका विस्तार करना। ठीक है, क्लियर है। बाकी जो मैंने कहा है वो पढ़ के जरूर आइएगा, देखा जाएगा उसके बाद। जो भी चीज़ें समझ नहीं तो उसको पढ़िए, बार बार चीज़ें को समझ नहीं तो उसको लिख कर लाइए और फिर बाद में क्वेश्चन पूछिए।